हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 4 का ए पार्ट, जो कि है यूनिट 4 आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बीएड सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स का यूनिट 4 है। यूनिट 4 आपका क्या है? ऑल अबाउट ग्रामर। तो अब हम जो भी ए बी सी पार्ट डिस्कस करेंगे वो ग्रामर के रिलेटेड होंगे। एंड जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ए पार्ट। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बिकॉज आपको सारी बीएड की सेमेस्टर सेकेंड के रिलेटेड एंड सेमेस्टर 4 के रिलेटेड आपको अभी फॉर दिस ईयर आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। एंड आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर जो आने वाला है दैट इज टीपी, टीचर ट्रेनिंग प्रैक्टिस है ना, तो वो उसमें आपकी इंटर्नशिप लगती है। तो वो कैसे आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो वो मैं सारी आपको गाइडलाइंस देने वाली हूँ। ऑल द लेसन प्लान्स की जो पीडीएफ्स होती हैं, ताकि आपको कुछ हेल्प हो पाए। फॉर द इंग्लिश एंड एसएसटी मेरे सब्जेक्ट रह चुके हैं, तो मैं वो आपको वीडियोस अपलोड करूँगी। एंड अगर आप पुराने हैं तो देन यू मस्ट बी नोइंग कि हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के भी वीडियोस देख रहे हैं। एंड अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए। यूनिट 1, सेकेंड एंड थर्ड ये अपलोड हो चुका है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश पैडागोजी की सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट गिवन है, आप वो सारी वीडियोस बेंच वॉच कर लेना। ओके, इफ यू डू हैव एनी क्वेरीज देन कमेंट डाउन। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, तो खुशी होती है कि यार एफर्ट्स रंग ला रहे हैं, बच्चों को हेल्प हो रही है। टीचर को यही चाहिए होता है कि उसकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट 4 का ग्रामर का आपका जो है, यूनिट 4 मेनली फोकस करेगा आपकी ग्रामर के ऊपर। तो आज हम जो हमारा जो ई पार्ट है वो क्या रहेगा? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के कॉम्पोजिशन में हम क्या पढ़ेंगे? पैराग्राफ राइटिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। तो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि अगर हम जनरली डिस्कशन करते हैं, अभी शुरू करेंगे टॉपिक, लेकिन आप खुद सोचिए कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। आप कुछ फ्रेम कर रहे हैं, आप कुछ खुद अपने आइडियाज लेके आ रहे हैं और उसे जॉट डाउन कर रहे हैं। आप उसे एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे से आप कुछ लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो एग्जाम्स में हम देखते हैं कि बच्चों को कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर में। तो आप एज अ टीचर कॉम्पोजिशन तभी समझा पाएंगे जब आपको खुद आता होगा। तो खुद पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन क्या होता है। हमने जनरली तो खुद भी करते हैं, लेकिन हमने कभी इन डेप्थ सोचा नहीं कॉम्पोजिशन होता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे बड़ी डिटेल्ड वे में, मैं आपको क्रिस्प फटाफट आपको समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। अगर हम मीनिंग से पहले स्टार्ट करें कॉम्पोजिशन का, तो पहले हम देखते हैं कि राइटिंग की ना 4 स्टेजेस होती है, 4 स्टेजेस होती है राइटिंग की। फर्स्ट स्टेज है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग के ब्रैकेट में मैंने लिखा है हाउ। इसका मतलब होता है, वर्ड से ही क्लियर है, हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब हम जो लिखने वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे और किस तरह, किस सीक्वेंस में हम लिखेंगे। तो ये सब किस में आ जाता है? स्ट्रक्चरिंग। मतलब राइटिंग की 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज है स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। आप ये फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, इट विल बी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जाम। स्ट्रक्चरिंग का मतलब है आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, किस ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखेंगे, कैसे उसका सीक्वेंस होगा। सेकंड, कॉपिंग। कॉपिंग इसके ब्रैकेट में लिखा है टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे को सिखाते हो कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, आप पहले बच्चे को कैसे सिखाते हो लिखना। पहले आप बच्चे को कहते हो कि बच्चे मैं आपको बताऊंगी, वो आप कॉपी करो। बिकॉज अभी जो बच्चे हैं उनके लिए ये न्यू टॉपिक होगा। अगर आप जूनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए अगर वो टॉपिक न्यू है कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्पीच, ऐसे आर्टिकल, ये बच्चों को ना तब आएंगे जब उन्हें पता होगा कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले कहते हैं ना सैंपल प्रोवाइड करना होता है बच्चों को। तो सैंपल कौन प्रोवाइड करेगा? टीचर। टीचर पहले बच्चे को दिखाता है कि हाँ जी, आप बच्चे मैं जो लिखती हूँ वो आप कॉपी करिए, या जो मैं बोलती हूँ वो आप कॉपी करो अपनी नोटबुक में। तो इसे हम कहते हैं कॉपिंग। थर्ड, ट्रांसक्राइबिंग। ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होता है नो यूज ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अब हम बच्चे को टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे,
ठीक है। अब बच्चा थोड़ा थोड़ा खुद लिखने की कोशिश करता है। अब उसे जो गाइडलाइन मिलती है, कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चन पेपर में ये चीजें लिखनी है और ये गाइडलाइन गिवन है, ये सारे आपको की पॉइंट्स गिवन है, ये की पॉइंट्स को आपने एग्जेजरेट करके लिखना है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्राइबिंग। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा विदाउट कॉपिंग, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल, थोड़ा थोड़ा बच्चा लिखना शुरू करता है। बट हाँ, थोड़ी सुपरविजन टीचर की रहती है। लेकिन हाँ, ट्रांसक्राइबिंग का मतलब होता है, अगर हम जनरली टीचर स्टूडेंट की बात ना भी करें तो पहले हम क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कॉपिंग का मतलब होता है कि पहले हम इधर उधर से आइडिया लेंगे। ठीक है। अब जो बच्चे पीएचडी करते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च पेपर दूसरों के पहले पढ़ते हैं, फिर अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, बिकॉज रिसर्च पेपर भी लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल वैसे ही राइटिंग में अगर हम पहले सोचते हैं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, फिर हम देखते हैं कि उसने कैसे लिखा है। ठीक है। पहले दूसरों के आंसर देखते हैं हम कि उन्होंने कैसे अपना क्वेश्चन को फॉर्म करा है और मैं कैसे लिख सकता हूँ। पहले हम वो उनकी कॉपी, आंसर स्टाइल जो होता है ना, उनका आंसर राइटिंग स्टाइल, हम वो कॉपी करते हैं। ट्रांसक्राइबिंग फिर हम थर्ड स्टेज पे आते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा, चलो मैंने सीख लिया कैसे लिखते हैं और मैंने दूसरों का वे ऑफ राइटिंग देख लिया, अब मैं अपना वे ऑफ राइटिंग लिखूंगा, अब मैं थोड़ा थोड़ा खुद लिखना शुरू करूंगी। ठीक है। कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन जो है फोर्थ स्टेज है और ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि कॉम्पोजिशन जो आपकी फोर्थ स्टेज ऑफ राइटिंग है, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ स्टेज आती है आपकी कॉम्पोजिशन, मतलब सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। जब बच्चा इतना क्रिएटिव हो जाता है, जब हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि अब हम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे से खुद लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। ओके। तो ये हो गया, आपकी मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, भाटिया एंड भाटिया। भाटिया एंड भाटिया ने क्या बोला है, डिफाइंड कॉम्पोजिशन एज, इन्होंने कैसे डिफाइन करा है कॉम्पोजिशन को, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट्स, हिज ओन आइडियाज, फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इट इंक्लूड्स बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में टेक शेप ऑफ अ लेटर, एन एप्लीकेशन और अ पोम। इट, ठीक है, ठीक है, और अ पोम एटसेट्रा। यहाँ पे इट्स की जगह मैंने एटसेट्रा लिखा था। ठीक है। अब भाटिया एंड भाटिया कॉम्पोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चा खुद लिखता है, अपने एक्सप्रेशन किसका होता है, उसकी एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कि वो अपने थॉट्स जो से आते हैं वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, राइटिंग स्टाइल। ठीक है। रिटन में वो अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करता है, अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस करता है, अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करता है और अपनी ऑब्जर्वेशंस कैसे देता है। तो वो जो रिटन वे में अपने थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस जो अपने एक्सप्रेस करता है, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन की जो सेकेंड लाइन है ना, वो बड़ी ध्यान से सुनना, इट इंक्लूड्स बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कॉम्पोजिशन इंक्लूड बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस का मतलब होता है जो चल रहा है, जो चीज आप चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कुकिंग। ठीक है। आप कुक करते हो, उस वो केक बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप केक बना रहे हो, केक इज अ एंड प्रोडक्ट। ठीक है। बिल्कुल। केक जो होता है वो आपका एंड प्रोडक्ट है जो बन के आ गया, लेकिन उसके प्रोसेस में क्या था, आपने जो बैटर बनाया, ठीक है, आपने बटर डाला, ठीक है, आपने टिन में उसे ऑयलिंग करा, बटर पेपर रखा, ठीक है, आपने बैटर जो बनाया था, बैटर का मतलब जो भी आप इंग्रेडिएंट्स के साथ उसे बनाते हो, ठीक है, फिर आप सॉल्ट डालते हो, बेकिंग सोडा जो भी डालते हो उसमें, ठीक है, शुगर डालते हो, चॉकलेट्स डालते हो, ठीक है, फिर वो आप उसे टिन में डालते हो ऑयलिंग करके, बटर पेपर रखते हो और फिर आप उसे हीट करते हो। ठीक है। तो वो हो गया, जो भी आपका बनाने का प्रोसेस था उसे हम कहते हैं कि वो जो चीज चल रही थी, जो आपके स्टेप्स थे बनाने के, वो उसे हम कहते हैं प्रोसेस। लेकिन जो केक बन के आया वो था आपका एंड प्रोडक्ट। बिल्कुल वैसे ही आपका कॉम्पोजिशन भी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट दोनों है, क्योंकि जब आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कहते हैं ना कि जब टीचर भी कभी कहते हैं कि अगर आपको ऐसे लिखना है ना एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, पहले बुलेट पॉइंट्स बनाओ कि आप कैसे कैसे लिखोगे। पहले इंट्रोडक्शन आएगा, अगर टॉपिक है कि मनी इज पावर, मनी इज पावर है, तो इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन दो, व्हाट इज मनी, व्हाट इज पावर, ठीक है, उसके उसके बीच में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आप बताते हो दोनों के बारे में ब्रीफ थोड़ा और बताते हो, मनी एंड पावर के बारे में, ठीक है, फिर प्रोज एंड कॉन्स बताते हो। ये आप बुलेट पॉइंट्स जब बनाते हो तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस। जब आप सोचते हो कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है, और जब वो आप लिख रहे होते हो, तो दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस। लेकिन जो आपका एंड प्रोडक्ट बन के आता है, एंड प्रोडक्ट जब आपने ऐसे पूरा लिख लिया,
आपने ऐसे अच्छा सा लिख लिया 250 वर्ड्स का, अब आपने वो सबमिट कर दिया टीचर को, ठीक है। अब जो आपका ऐसे लिख लिया पूरा आपने जो लिख लिया, दैट इज एंड प्रोडक्ट। तो कॉम्पोजिशन इज बोथ प्रोसेस एंड एंड प्रोडक्ट। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको डिफिकल्टी आती है देन डू कमेंट डाउन बिलो, मैं फिर से आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगी। बट हाँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको जैसे बताया, बिल्कुल आप वो केक वाली एग्जांपल कोट करके ना आप इसकी कंक्लूजन में डेफिनेशन की आपको लिख सकते हैं, ठीक है। कि इट कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में टेक शेप ऑफ अ लेटर। अब जो कॉम्पोजिशन है वो लेटर भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, वो पोम भी हो सकती है, वो डायलॉग राइटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है ऐसे मतलब कॉम्पोजिशन में। ओके, तो कॉम्पोजिशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन एंड मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन। मतलब अगर प्री रिक्विजिट्स का मतलब है कि अगर टीचर को कॉम्पोजिशन बच्चे को करवाना है, न्यू टॉपिक है, ठीक है, तो बच्चे में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या ऑलरेडी बच्चे के पास चीजें होनी चाहिए, तभी वो कॉम्पोजिशन सीखेगा। अगर मैंने बच्चे को सेंटेंस लिखना सिखाना है, अगर मुझे बच्चे को सेंटेंस कैसे लिखते हैं वो सिखाना है, बच्चे को लिखना तो आना चाहिए, बच्चे को वर्ड्स का मतलब तो पता होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस लिखना शुरू करेगा। बच्चे को बेसिक वर्ड्स आने चाहिए, इज द, ठीक है, बच्चा लिख सकता है तभी वो सेंटेंस लिखे। बिल्कुल वैसे ही कॉम्पोजिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर बच्चे को करवाना है। पहला, फेयर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कि बच्चे को अगर मैंने कॉम्पोजिशन करवाना है, कॉम्पोजिशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, बच्चे के पास इंग्लिश की नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर उसके पास लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, बच्चा कैसे लिख लेगा। बच्चे को तो पहले लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर ही वो लिखेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज मीन्स उसे शब्द आते हैं, ही नो द वोकैबुलरी, कुछ कुछ उसे, हाँ हाई लेवल फैंसी वोकैबुलरी नहीं, बट हाँ कुछ कुछ वोकैबुलरी तो आनी चाहिए। एग्जेजरेट, पंचुअल, ठीक है, जो जो उसने उसमें डालने हैं, नोटिस, हेडलाइन, जो भी उसने कंटेंट बॉडी जो भी उसने लिखना है, उसे थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी तो आनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, बट उसे लिखना तो आना चाहिए, उसे बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हो। सेकंड, सफिशिएंट आइडियाज, उसके पास आइडियाज होने चाहिए। ये नहीं कि बच्चे के पास आइडियाज नहीं है, उसे हर वक्त किसी की मदद चाहिए, वो तो कॉम्पोजिशन कर ही नहीं सकता फिर। हाँ, शुरू शुरू में बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है, 1-2 साल बच्चे को, 6th 7th 8th क्लास तक आते करते बच्चे अभी कॉम्पोजिशन सीख ही रहे होते हैं। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अगली क्लास से ही सीख जाते हैं, ठीक है। 9th में बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, खुद लिखते हैं। 11th में, 10th में, तो 12th में तो वो पूरा ही खुद ही लिखते हैं। वो उन्हें किसी, वो तो रट्टेबाजी कर ही नहीं सकते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रट्टा मार ही नहीं सकते, वो खुद अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। बच्चा अगर अच्छा लिखता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। आप बच्चे को इनकरेज करो, हाँ यू कैन राइट इट इन ओन लैंग्वेज, बट हाँ वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। एंड अगर आप अपने ओपिनियन बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, देन गो अहेड, लिखो। कौन मना करता है। बिल्कुल भी रिजिड नहीं बनना टीचर को कभी, बच्चों को एक्सप्रेस करने तो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। शुरू शुरू में रट्टेबाजी करवानी पड़ती है बच्चों से, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ताकि वो सीखें अभी लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है। ड्रिलिंग करवानी पड़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुद लिखते हैं, ठीक है। सफिशिएंट आइडियाज बच्चे के पास थोड़े थोड़े होने चाहिए। थर्ड है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर मैं बच्चे को कॉम्पोजिशन करवा रही हूँ तो उसकी इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए मेंटल लेवल, कि बच्चा जो लिख रहा है वो उसके दिमाग में जा रहा है, कि वो जो लिखता है साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहा है। ये नहीं कि उसने लिख लिया और उसे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा उसने लिखा क्या है। या जो बच्चा सोच रहा है वो खुद लिख ही नहीं पा रहा, सोच तो वो बहुत कुछ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट में कहीं कहीं गैप रह गया, ठीक है। आप उसका बच्चे का लेवल थोड़ा इंक्रीज करिए। देखिए एफर्ट्स तो हमें टीचर को डालने पड़ते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। कहीं कॉम्पोजिशन नहीं जानते, नहीं लिख पाते, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करवाओ। बहुत बार मैंने बहुत बच्चों को देखा है, व्हेन आई वाज इन माय इंटर्नशिप, बहुत बच्चे इंट्रोवर्ट थे, बोलते नहीं थे क्लास में, लेकिन जब देखा उनकी रफ नोटबुक्स के पीछे वाले पेजेस को, तो देखा बच्चे तो पोइट्री बहुत अच्छा लिखते हैं, पोम बहुत लिखते हैं बच्चे अच्छी अच्छी। तो मैंने उस बच्चे को क्लास में बुलाया, हाँ, तो दैट चाइल्ड वाज शाई बट पोइट्री में बहुत अच्छे थे बच्चे, ठीक है। तो बच्चे के एक्सप्रेशन मेंटल लेवल अगर नहीं भी डेवलप, तो आप, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे डेवलप करवाना है। तो ये प्री रिक्विजिट्स है, ये टाइम टू टाइम मेच्योर होते रहते हैं बच्चे और वो लिख जाते हैं, लेकिन प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि बेसिक ये चीजें होनी चाहिए बच्चे में।
फिर हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है हम फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन की बात करें कि कॉम्पोजिशन की क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट, फोर्थ स्टेज ऑफ राइटिंग, जो मैंने आपको बताया था, राइटिंग की फोर्थ स्टेजेस है, याद करो कौन कौन सी है। पहली स्टेज कौन सी है? वेरी गुड, स्ट्रक्चरिंग, गुड। सेकेंड, कॉपिंग, गुड। थर्ड, थर्ड कौन सी है, याद करिए, वेरी गुड। याद आ गया अब आपको? स्ट्रक्चरिंग, कॉपिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड फोर्थ वन इज कंपोजिशन। बिल्कुल वैसे ही अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोजिशन इज पहली फोर्थ स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। जैसे मैंने आपको वो फ्लो चार्ट में दिखाया था कि फोर्थ स्टेज है कंपोजिशन ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। सेकेंड, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, कि बच्चे अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक वे होता है, कहते हैं ना, अगर बच्चे को वेंट आउट करने हैं अपने इमोशंस तो बच्चा पेपर पे लिख सकता है, ठीक है, जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं। तो वो भी एक तरह की कॉम्पोजिशन ही होती है, जर्नलिंग कर रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो कॉम्पोजिशन का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे से लिख रहे हैं, डायरी एंट्री इज ऑल्सो कॉम्पोजिशन। थर्ड, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अरेंजमेंट। तो कॉम्पोजिशन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जब हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, जब हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीजें होती है किसी टॉपिक को लेके, लेकिन हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी है, ये फैक्ट लिखना है, ये मुझे सर्वे डालना है इसमें। कई बार होता है ना, हमारे माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या लिखनी है, ठीक है, और उसे हम अरेंज करते हैं। दैट इज another characteristic of composition. Fourth one is process as well as product, जो मैंने आपको बताया था केक की एग्जांपल देके। स्टेप्स जो है वो प्रोसेस आ जाएगा और जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज द फाइनल आउटपुट, और उसे हम कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। फिफ्थ, सिस्टमेटिक वे। तो कॉम्पोजिशन इज ऑल अबाउट कि सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, यही नहीं इंट्रोडक्शन एंड में आ रहा, कंक्लूजन पहले आ रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आपका सीक्वेंस है फॉर द राइटिंग वो वैसा ही होना चाहिए। लेटर राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, अगर आप सिग्नेचर पहले डाल दो, डेट बाद में, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले ऊपर, दैट इज रॉन्ग। फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। लैंग्वेज ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन के भी बेसिक रूल्स होते हैं कि आपको जो फॉर्मेट है, लेटर का फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, नोटिस का फॉर्मेट होता है, ठीक है, ऐसे का भी फॉर्मेट होता है। हम बहुत ही लाइटली ले जाते हैं कि कुछ भी लिख लो ऐसे में, नहीं, ऐसे का भी फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन पहले आएगा, फिर आप बॉडी में कितने पैराग्राफ लिखोगे, कितने आइडियल होने चाहिए पैराग्राफ, ठीक है, फिर आप एंड में कंक्लूजन लिखते हो, कंक्लूजन में एक पेज का नहीं लिखना होता, क्रिस्प कंक्लूजन आता है, ठीक है। प्रेसिज राइटिंग, समरी जब आप लिखते हो दैट इज ऑल्सो कॉम्पोजिशन। तो सिस्टमेटिक वे होता है कॉम्पोजिशन। ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि बच्चे के एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स आइडियाज ओपिनियंस एक्सेट्रा, कि हम जो बच्चे का एक्सप्रेशन है ऑफ द आइडियाज ओपिनियंस थॉट्स एक्सेट्रा वो बाहर लेके आए। कॉम्पोजिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चा है उसके माइंड में जो भी थॉट्स है, ओपिनियंस है, आइडियाज है, वो बच्चा कॉम्पोजिशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करे। ओके, तो अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग की, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन। मतलब प्रिंसिपल कौन से होते हैं कॉम्पोजिशन को पढ़ाने के लिए? फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन। प्रॉपर सिलेक्शन का मतलब है कि आप जो टॉपिक बच्चे को करवाने वाले हो वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको डेली सिलेक्ट करना होता है कि आज मुझे बच्चे को ऐसे करवाना है, नोटिस करवाना है, डायलॉग राइटिंग करवाना है, प्रेसेस करवाना है, नोट मेकिंग करवाना है, या कुछ भी करवाना है, डायरी एंट्री करवाना है, क्या करवाना है, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। और वो जो आप क्वेश्चन दोगे दैट इज ऑल्सो टू बी अ प्रॉपर, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन क्लास 6 है लेकिन क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं नोटिस राइटिंग के 12th क्लास वाले, मुश्किल मुश्किल, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10th लेवल में नोटिस के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, छोटी क्लासेस में थोड़े इजी आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना होता है। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो भी आप कॉम्पोजिशन बच्चे को करवाने वाले हो दैट शुड बी अकॉर्डेंस विद द एज, एबिलिटी एंड क्लास लेवल ऑफ द स्टूडेंट। कि बच्चे की जो भी आप कॉम्पोजिशन करवाने वाले हो, जो भी आप टॉपिक करवाने वाले हो, वो बच्चे की एज को देख के करवाओ, फिर उसका देखो एबिलिटी है उसमें इतना टॉपिक करने वाली, या क्लास लेवल क्या है। 6th क्लास के बच्चे को आप उसकी मेंटल एज के रिगार्डिंग ही टॉपिक दोगे ना, कि अगर बच्चा, जब आप 6th क्लास में होते हो तब आप बच्चे को देते हो टॉपिक पोल्यूशन,
ठीक है, सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये आप देते हो। लेकिन जब बच्चा 10th में हो जाता है तब आप बच्चे को क्या दोगे? तब आप टॉपिक दोगे ऐसे डिबेटिंग वाले कि मनी इज पावर, राइट एन एसे ऑन दिस, ठीक है। नोटिस लिखो कि ब्लड डोनेशन है, या स्टूडेंट काउंसिल, यू आर द हेड गर्ल या द वाइस हेड गर्ल, ठीक है, डेप्टी हेड गर्ल। तो आपको एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट काउंसिल पोस्ट दैट आर ओपन, ठीक है। तो आपको स्क्रूटिनाइज करना है, गिव इन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप उस रिगार्ड में लिखोगे कि बच्चा अब कुछ डिफिकल्ट टॉपिक सॉल्व करे, ठीक है, या डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर लिखे। तो उसकी मेंटल एज, उसकी क्लास और उसकी एबिलिटी को देख के जब आप टॉपिक देते हो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसका मतलब होता है कि जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो कि वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, बच्चा के इन्वॉल्व हो रहा है क्लास में, ठीक है, बच्चा के अपने व्यूज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं। यूटिलिटी का मतलब यही होता है ना कि बच्चे के लिए यूजफुल हो वो चीज। अगर बच्चा नोटिस लिख रहा है तो कल को वो यूज कर पाएगा, नोटिस राइटिंग वो डेफिनेटली यूज कर पाएगा। लेटर राइटिंग उसको हेल्प करेगी आगे चल के, ठीक है। बच्चे आज भी लेटर राइटिंग नहीं कर पाते बिकॉज टीचर बड़ा लाइटली लेते हैं कि बच्चे को आ जाएगा, देख देख के लिख लेगा, एक दूसरे कॉपी कर लेगा, आंसर नोटबुक चेक कर दी, चलो हो गया काम। नहीं, बच्चे से एक एक के ड्रिल करवाओ, हाँ जी खड़े हो जाओ, फॉर्मेट बताओ लेटर राइटिंग का, ठीक है। पहले कौन सा सीक्वेंस आएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, बच्चों को खड़ा करो, बच्चों से पूछो, ठीक है। बच्चों को पहले करवाओ अच्छे से, फिर पूछना। यही नहीं कि क्लास में टॉपिक शुरू हुआ नहीं और पूछने लगे, नहीं, है ना। तो यूटिलिटी का मतलब है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से, ठीक है, बच्चे को चांस मिले बोलने का, ठीक है, अपने आप को बताने का, आइडियाज एक्सप्रेस करने का। नोटिस राइटिंग करवाना बच्चे से पूछो, लेटर राइटिंग करवाना, ऐसे करवाना, बच्चे से पॉइंट्स लो, हाँ जी अब क्या आएगा, अपने पॉइंट दो। हाँ, अब पॉइंट आ गया, अब बच्चे ने पॉइंट बोल दिया, अब आप लाइंस फ्रेम करके उसे लिखवाने की कोशिश करो, अप्रिशिएट करो बच्चे को, ठीक है। फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑरल प्रैक्टिस। अब बच्चे को ऑरल प्रैक्टिस करवानी है। ऑरल प्रैक्टिस का मतलब है कि अब बच्चे ने कॉम्पोजिशन लिख लिया, ठीक है, अब उनको बोलो कि अब आप कुछ लिखो, ठीक है, फिर आप इसे बोल के बताना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी बच्चे की मिस्टेक्स होती है वो पता चल जाती है, ठीक है। कई बार हम लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, ठीक है। ऑरल प्रैक्टिस का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है। फिर ऑरल ऑरल प्रैक्टिस में ये भी आ जाता है कि अगर आप टीचर हैं क्लास में, ठीक है, आप बच्चे को लिखवाने से पहले पहले आप बोलते हो, ठीक है। बोलते हो मतलब बच्चे को साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी आ जाती है और उसकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाती है। टीचर पहले कहते हैं ना, पहले मेरी जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो फिर लिखना। इसमें ऑरल प्रैक्टिस भी होती है बच्चों की, ठीक है। बच्चे जो सुनते हैं फिर अच्छे से सुनते हैं और फिर लिखते हैं, दैट इनहांस द लिसनिंग पावर एज वेल, ठीक है। तो ऑरल प्रैक्टिस आ जाती है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, इसमें मतलब है कि हम क्या सीक्वेंस डिसाइड करते हैं। मतलब जो टॉपिक है ना, डिस्टॉर्टेड नहीं लगना चाहिए, डिस्कनेक्टेड नहीं लगना चाहिए कि हाँ जी पहले हम बात कर रहे हैं प्रोज की, फिर हम बात कर रहे हैं उसके सजेशन की। पहले प्रोज के बाद उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो आएंगे ना, फिर हम बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन है। यही नहीं कि प्रोज आ गया अब हम सोल्यूशन की बात करें, प्रोज तो है ही, अब नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं करे, आप क्या सजेशन दे रहे हो इसमें, नहीं ना। पहले आप पॉजिटिव पॉइंट फिर नेगेटिव पॉइंट देते हो, फिर आप सजेशंस की बात करते हो, क्योंकि यही आपका सीक्वेंस आता है। सीक्वेंस का मतलब है आप डिस्टॉर्टेड नहीं बनाओगे, बड़ा सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे से आप जब लिखते हो, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। सिक्स्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ टाइमली करेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चे लिखते हैं तो करेक्टेड विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट, ठीक है। हमें जो बच्चे को हम कॉम्पोजिशन करवा रहे हैं, अगर हम देखते हैं कि बच्चों की गलती आ रही है तो साथ ही में बच्चे को करेक्ट करो। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा, ठीक है, ऑरल प्रैक्टिस के टाइम पे बच्चा नहीं पॉइंट्स दे पा रहा, बच्चे को मतलब बच्चों के आइडियाज नहीं आ रहे बाहर, आप बच्चे को डेवलप तो करवाओ, आइडियाज तो उनके लेके आओ बाहर, तभी वो लिखना शुरू करेंगे। जब आइडियाज नहीं आओगे आप बोल ही जाओगे और बच्चा लिखता जाएगा, शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद बोलते जाओगे लिखते जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। अब बच्चा खुद भी तो तभी लिखेगा जब उसके आइडियाज आ रहे हैं। अब वो बच्चा क्लास में आंसर नहीं दे रहे बच्चे, इसका मतलब कोई ना कोई तो गलती है। फिर आप देखते हो कि बच्चे की रिटर्न में कोई गलती तो नहीं है, आप बच्चों की नोटबुक्स अच्छे से चेक करते हो, ये नहीं टिक लगा दिया हो गया काम, नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर। अगर आपके बच्चे की ग्रामर ठीक है ना, तो वो सारी जिंदगी आपको थैंकफुल रहेगा, बिकॉज उसकी लैंग्वेज कभी गलत नहीं होगी। तो कभी नोटबुक चेकिंग को ना लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो नोटबुक्स ना बच्चों के पेरेंट्स भी कई बार चेक करते हैं। तो अगर आपने कोई गलती छोड़ दी तो पेरेंट्स आ सकते हैं आपके पास कि आपने कोई गलती निकाली है, ऊपर से टिक लगाया हो, इट मीन्स यू आर केयरलेस, ठीक है। तो पेरेंट्स कई बार आ जाते हैं बोलने। तो आपको बड़ा अच्छे से देखना होता है नोटबुक्स को कि बच्चे की कोई रिटर्न में गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो उसको सर्कल लगाओ और साइड में लिखो कि क्या गलती है, उसको ठीक करने के लिए बच्चे को 5 बार बोलो कि लिखो, है ना। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रामर। ये नहीं 100 बार ही लिखो, नहीं, 2-3 बार ही लिखो,
फिर उसको बोलो कि हाँ इसे करेक्ट करना, अगली बार ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को प्यार से बुलाओ और उसे समझाओ कि बच्चे आपकी नोटबुक्स में ये गलतियां थी, अगले दिन क्लास में समझाओ आपकी नोटबुक्स में ये गलतियां थी, इसका इसका क्या हम ठीक करके कैसे लिखेंगे, इसे आप ठीक करके उससे बच्चे को बताओ कि इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। या अच्छे अच्छे वर्ड्स या वोकैबुलरी बताओ बच्चे को, ठीक है। तो वही टाइमली करेक्शन का मतलब है कि उसी टाइम पे बच्चे को ठीक कर दो, वरना वो सारी जिंदगी वो गलतियां लेके फिरता रहेगा। अगर डियर, DEER, ठीक है, और DEAR, डियर और डियर के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो बच्चा सारी जिंदगी वही लेता रहेगा। हेयर्स को हेयर्स बोलते हैं बच्चे, है ना। आज भी बच्चे HAIR, हेयर मतलब बाल को बच्चे हेयर्स बोलते हैं। हेयर्स नहीं होता कुछ, हेयर होता है बस, HAIR, हेयर, ठीक, बाल, ठीक है। तो बच्चे हेयर्स बोलते हैं आज भी, तो ये गलत है। इट मीन्स कभी नहीं बताया गया क्लास में, है ना। THEIR की जगह THER लिख देते हैं बच्चे। देर और देर के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, मतलब बच्चों का टाइम नहीं करेक्ट कर दो तो वो सारी जिंदगी ठीक रहेगा, नहीं तो गलती लेता रहेगा सारी जिंदगी, अपने साथ गलती लेके जाता रहेगा, जहां जाता है गलती करेगा वही, बिकॉज वो ठीक ही नहीं करी कभी किसी ने। सेवेंथ सेवेंथ पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि जो भी बच्चे को डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, टीचर शुड टेक रेमेडियल मेजर, ठीक है, ताकि बच्चे की डिफिकल्टी रिमूव हो। अब क्लास में कॉम्पोजिशन करवा दिया, गलती बच्चे को बता दी कहाँ पे थी, अब वो फॉलो अप अगर आपने नहीं लिया, फॉलो अप का मतलब है कि अगर आपने बच्चे को बोला था 5 बारी लिखो, कॉपी चेक भी करो कि उसने 5 बारी लिखा है कि नहीं लिखा। ये नहीं कि हाँ जी बच्चे को बोल दिया और कल को चेक ही नहीं करी नोटबुक, चाहे बच्चे ने लिखा है नहीं लिखा, जो मर्जी करे बच्चे, नहीं। फॉलो अप का मतलब होता है कि आप बच्चे की चेक भी करो नोटबुक, क्या उसने लिखा है या नहीं लिखा, ये ऐसी हवा में ले गया बच्चा। फॉलो अप का मतलब होता है कि जो बच्चे को डिफिकल्टी थी, जो आपने क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको सही आंसर बताया, करेक्ट करा, फिर बच्चों से पूछो क्या उनको समझ में आया था, फिर वही क्वेश्चन और अच्छे लेवल का दो और देखो कि बच्चों की फिर गलतियां हो रही है नहीं हो रही, आप ठीक है बच्चे। फॉलो अप का मतलब होता है कि अगर आपने बच्चे को करेक्ट करा है तो जाके जरा चेक भी करो कि करेक्ट हो गया बच्चे के माइंड में या नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, दिस इज द लास्ट, ठीक है। इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दो दो टॉपिक रहेंगे बस, फटाफट दो हेडिंग्स रहेगी वो डिस्कस करते हैं, फिर आपका ओवर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, ऑरल कॉम्पोजिशन होती है, एक रिटन कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि टीचर को अगर बच्चों की जो कॉम्पोजिशन होती है वो ऑरल और रिटन दोनों वे से होती है। जब टीचर कहते हैं कि पहले मैं बोलूंगी फिर आप लिखना, इससे बच्चे की प्रोनाउंसिएशन, इसमें बच्चे की स्पीच ऑफ द लैंग्वेज, जब वो सुनता है, लिसनिंग पावर उसकी डेवलप होती है, ठीक है। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ऑरल कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ बच्चों को कॉपियां, वो कहते हैं ना कॉपी काली करवाते रहते हैं कि बच्चा लिखता रहे, नहीं। जब आप बोलोगे तो बच्चा सुनेगा ना। पहले बच्चे की नोटबुक उल्टी करवाओ, ठीक है, मतलब बच्चे को बोलो टर्न करो अपनी नोटबुक से या बंद करो, ठीक है, पहले मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। बच्चे को जो आप बोलोगे, आइडिया से डिस्कस करोगे, दैट इज ऑरल कॉम्पोजिशन, ठीक है। इससे बच्चे की प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग पावर डेवलप होती है, ठीक है। बच्चा सुनता है आपको ध्यान से। रिटन कॉम्पोजिशन तो आपको पता ही है कि बच्चे को लिखवाना है नोटबुक पे, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो या डिजिटल बोर्ड पे PPT खोल के दे देते हो, बच्चा देख देख के लिखता रहता है, या टीचर बोलता है तो वो लिखता रहता है, ठीक है, बाद में। तो दैट इज रिटन कॉम्पोजिशन। अब ऑरल और रिटन दो तरह की होती है, ठीक है, गाइडेड एंड फ्री। इसमें भी रिटन में भी गाइडेड और फ्री। गाइडेड को हम क्या बोलते हैं, और कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड। कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड का मतलब है कि पहले तो टीचर के अंडर होती है, ठीक है। गाइडेड का मतलब होता है कि जब टीचर के सुपरविजन में हो, मतलब किसी के अंदर कंट्रोल्ड है ऑरल कॉम्पोजिशन। और डायरेक्टेड में भी टीचर के अंडर ही होगा। इसे हम गाइडेड को और क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड या डायरेक्टेड। मतलब जो आपकी ऑरल कॉम्पोजिशन है वो टीचर की सुपरविजन के अंडर है। फ्री का मतलब है कि अब डिस्कशन हो रही है क्लास में, अब बच्चे बोल रहे हैं साथ साथ और वो लिखते रहते हैं, जो बच्चा बोल रहा है आंसर वो बच्चे साथ साथ में लिखते रहते हैं, ठीक है। दैट इज ऑरल कॉम्पोजिशन। रिटन कॉम्पोजिशन भी गाइडेड और फ्री होती है, पहले आपकी टीचर की मदद से होती है, फिर बच्चे खुद लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी दो तरह की कॉम्पोजिशन होती है, ऑरल एंड रिटन। आई होप इट्स क्लियर। ऑरल का मतलब है कि टीचर आपको बोल बोल के बताता है, ठीक है, फिर बच्चे कभी कभी डिस्कस करते हैं, अपने पॉइंट्स देते हैं और फिर वही पॉइंट्स टेकअप करके हम वो मैटर पूरा लिखते हैं, दैट इज ऑरल कॉम्पोजिशन।
और ये बहुत ज़रूरी है, हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, बट बहुत ज़रूरी है ये, ताकि हम बच्चों को ना प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग पावर भी उनकी डेवलप करें। रिटन तो होता ही रहेगा, लेकिन ऑरल कॉम्पोजिशन में ना बच्चे की आइडियाज कभी कभी खुल के आते हैं, और जब बच्चा ऑरली कुछ आपको बताता है ना, तब आप उसी टाइम पे उसे करेक्ट भी कर सकते हो उसकी प्रोनाउंसिएशन में या वगैरह वगैरह। ओके, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपके कॉम्पोजिशन होती हैं उसकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती है। पहले ये पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग तो आपको पता ही है कि इसमें एक यूनिट ऑफ कॉम्पोजिशन होता है। इसका मतलब है कि आप कुछ लिखते हैं, यूनिट ऑफ कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि क्लस्टर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं इसमें, और वो आप पैराग्राफ बना के जब आप लिखते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ भी पैराग्राफ लिख दिया, वो पैराग्राफ का मीनिंग भी होना चाहिए। अनसीन पैसेजेस आते हैं आपके, वो क्या होते हैं, पैराग्राफ ही होते हैं उसमें, लेकिन वो पैराग्राफ में मीनिंग कन्वे हो रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही आपके जो क्लस्टर ऑफ सेंटेंसेस आप जो लिखते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, उसका एक जब मीनिंग कन्वे होता है वो होता है पैराग्राफ राइटिंग। सेकंड, पैराफ्रेजिंग, टू एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ अ पैसेज इन ओन वर्ड्स। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि जब हमने कोई पैसेज देख लिया, ठीक है, जब हम कोई पैसेज रीड कर रहे हैं, तो जब हम उसे अपने शब्दों में उसका मतलब समझाते हैं, ठीक है, जब हम उसका मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं अपने वर्ड्स में। कहते हैं कभी कभी हम कोई चीज लिखते हैं और फिर एंड में हम अपने आंसर में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या हो गया, एक तरह से आपका पैराफ्रेजिंग, हम अपने शब्दों में किसी चीज का मतलब समझा रहे हैं, पैराग्राफ का मतलब समझा रहे हैं। लेटर राइटिंग तो वही है कि इंफॉर्मेशन देते हैं, लेटर में कुछ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल आपके लेटर होते हैं। फॉर्मल में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, और इनफॉर्मल में हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट वार्मथ। कम्युनिकेट वार्मथ का मतलब होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, ठीक है, हम उनको लेटर्स भेजते हैं, दैट इज कम्युनिकेट करते हैं वार्मथ। एप्लीकेशन राइटिंग वो भी एक तरह की लेटर राइटिंग ही होती है, लेकिन इसमें बिजनेस लेटर ज्यादा आ जाती है। एप्लीकेशन राइटिंग में आपकी सारी बिजनेस लेटर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर, ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन में आ जाती है। एसे राइटिंग फ्री कॉम्पोजिशन होती है। एसे राइटिंग में कोई स्ट्रिंजेंट ये नहीं होता कि हाँ जी यही लाइनें लिखनी है, नहीं, एक फॉर्मेट फॉलो करो, लेकिन अपना कुछ भी शब्दों का लिख दो, शब्दों का इस्तेमाल करो, आप अच्छे अच्छे शब्द लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जो लिखना है लिख लो, ठीक है, तो दैट इज एसे राइटिंग, लेकिन उसका भी मीनिंग कन्वे होना चाहिए। ओके, सिक्स्थ है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में ये होती है, नैरेटिव राइटिंग होती है, आप स्टोरी लिखते हो, इमेजिनेटिव भी हो सकती है, फिक्शनल नॉन फिक्शनल कुछ भी हो सकती है वो स्टोरी। प्रेसिज राइटिंग, समरी ऑफ पैराग्राफ, चैप्टर या स्पीच। जब हम एक समरी लिखते हैं किसी भी पैराग्राफ की, चैप्टर की या स्पीच की, समरी का मतलब है कम शब्दों में किसी चीज को लिखते हैं जब, ठीक है, उसका क्रक्स जब हम लिख देते हैं, वो पैराग्राफ या पूरी स्पीच या पूरा चैप्टर क्या कहना चाहता है, जब हम एंड में देखते हैं ना समरी लिखी होती है कभी कभी, तो बिल्कुल वो होता है समरी, मतलब किसी चीज का जो ओवरऑल चैप्टर है, ओवरव्यू जब हम किसी थोड़े से शब्दों में लिख देते हैं, दैट इज प्रेसिज राइटिंग, समरी। ओके, नोटिस राइटिंग, वही किसी चीज को इन्फॉर्म करना है। आपने देखा होगा कॉलेजेस में नोटिस बोर्ड लगा होता है, वहां पे नोटिस लगे होते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोटिस राइटिंग। वो क्या होता है, नोटिस होता है, उसमें हेडिंग दी होती है, डेट डाली होती है आपके, अंडर साइन की सिग्नेचर और उसकी कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होता है और कंटेंट लिखा होता है। ओके, डायलॉग राइटिंग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, ठीक है। डायलॉग राइटिंग में क्या होता है, आप देखते हो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जो मूवीज बनती है उसकी पहले डायलॉग बनते हैं, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट कैसे होती है, जब डायलॉग राइटिंग में होता है कि दो से ज्यादा लोगों के जब हम डायलॉग्स लिखते हैं, दैट इज डायलॉग राइटिंग। कन्वर्सेशन होती है इसमें। ओके, आई होप इट्स क्लियर। वैसे तो बहुत सारी कॉम्पोजिशन की टाइप्स होती हैं, ये मेन टाइप्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, वैसे आपके सिलेबस में है लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ठीक है। वैसे आप डीपली इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़े, बिकॉज आपको ये लॉन्ग लेंथी आंसर भी लिखने को आ सकते हैं कि हाँ जी डायलॉग राइटिंग के ऊपर नोट लिखो, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आ जाता है, राइट अ नोट ऑन स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, तो नोट लिखो। नोट का मतलब है कि हाँ जी 1-2 पेज का लिखा, 1-1.5 पेज का उसको लिख के बताओ कि क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, फॉर्मेट लिख दो साथ में, ठीक है। ऐसे का क्या फॉर्मेट होता है कि इंट्रो, बॉडी, कंटेंट, ठीक है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, टाइटल लिखना है उसका, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ही वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ आप अपने आंसर में लिखा करें कंक्लूजन। कॉम्पोजिशन इज अ की टू डेवलप राइटिंग स्किल्स एंड मे बी अ फ्यूचर ऑथर। इसका मतलब ये है, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है, की टू डेवलप राइटिंग स्किल्स। बच्चों की राइटिंग स्किल्स जब हम डेवलप करवाते हैं, तो कॉम्पोजिशन इज अ ग्रेट वे टू
इनकलकेट दैट स्किल अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो राइटिंग स्किल की बहुत डिमांड है आजकल, कंटेंट राइटर्स की बहुत डिमांड है। और क्या पता बच्चे की राइटिंग स्किल आपकी वजह से इतनी अच्छी हो जाए कि कल को वो ऑथर बन जाए। बच्चा ऑथर भी बनते हैं बहुत यंग यंग एज में, कॉलेज में आके बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल तो स्कूल के बच्चे बुक्स अपनी पब्लिश करवाते हैं, बहुत बच्चे अपनी बुक्स पब्लिश करवाते हैं बहुत ही यंग एज में। तो आपकी स्किल्स आपने जो बच्चों में इनकलकेट कर दी, तो कहते हैं ना, एक टीचर शुड बी मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपके पास सही स्किल है, अगर आप बच्चे को सही चीज करवा रहे हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा और आपको याद रखेगा कि ये टीचर की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। चाहे वो बच्चा आपको ना भी बताए, बट डीप डाउन एवरीबॉडी नो कि मेरी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों की राइटिंग स्किल इतनी अच्छी करवा देते हो कि कल को बच्चा ऑथर बन जाता है, पोइट बन जाता है, पोइटेस बन जाती है कोई लड़की, है ना, तो दैट इज वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अ टीचर। तो कॉम्पोजिशन को लाइटली नहीं लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ टीचर, आपके बच्चों में राइटिंग स्किल अच्छी डेवलप हो ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। बिकॉज कभी कभी ना हम बोल के नहीं, लिख के एक्सप्रेस करते हैं, तो बच्चों की वेंट आउट हो जाते हैं कई बार इमोशन। क्या पता आपको राइटिंग स्किल कब काम पड़ जाए। कभी कभी आपने बच्चों के देखना होगा, कॉलेजेस में जाना है बच्चों, अगर बच्चे ये राइटिंग स्किल नहीं डेवलप कर पाएंगे तो कॉलेजेस में अपने एग्जाम शीट कैसे लिखेंगे, कैसे नंबर लेके आएंगे, नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे को मास्टर्स करनी है इंग्लिश की, लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की मास्टर्स करनी, तो लैंग्वेज की कॉम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे तो बहुत लिखना पड़ता है मास्टर्स में, मास्टर्स में तो बहुत लेंथी लेंथी आंसर लिखने पड़ते हैं। वो तभी आ पाएंगे जब बच्चे की राइटिंग स्किल अच्छी है। नंबर गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे नहीं आ जाते बच्चे, वो तभी आते जब वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा इंडियन सिस्टम इज ऑल अबाउट रिटन, रिटन एग्जामिनेशन। तो बच्चों की रिटन अगर आप स्किल डेवलप कर पाते हो तो दैट इज ग्रेट थिंग। बुक रिव्यू लिखवाना शुरू करो बच्चों से क्लासेस में, ठीक है। तो बहुत कुछ चीजें होती हैं बच्चों की राइटिंग स्किल डेवलप करवाने के लिए। और विद दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, ठीक है। बी और सी पार्ट जो है आपका, दैट इज इडियम्स एंड प्रोवर्ब, बी पार्ट है आपका। और सी पार्ट जो है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस। ये आपको जो है, मैं आपको वीडियोस वैसे डाल दूंगी, बट ये आपको खुद भी पढ़ने पड़ेंगे, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच, वॉइस, ठीक है। ये आपको खुद भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगी। मेन मेन चीजें आपको मैं समझा दूंगी, लेकिन खुद थोड़े एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। गूगल से ईडियम्स प्रोवर्ब्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको ईडियम प्रोवर्ब्स का मीनिंग भी और सेंटेंस बनाना भी आ सकता है, लेकिन लिखने के लिए नोट भी आ सकते हैं। ईडियम पे नोट लिखो, प्रोवर्ब पे नोट लिखो। तो जब आपके सामने लेंथी लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर तरफ से प्रिपेयर होना पड़ता है, तो हम वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बता दीजिए, क्योंकि यूनिट 4 है, तो अगर आपको मेरी एंड ऑफ द यूनिट है, तो जाते जाते अगर आपने सारी वीडियोस देख ली हैं, देन डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए। एंड हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके जब एग्जाम्स आने वाले होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये करते हैं, और कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसा लगता है। मैं कमेंट्स बहुत रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी बच्चे ने टाइम निकाल के अपने कमेंट्स करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हो तो डेफिनेटली एक मोटिवेशनल किक होता है कि हाँ करना है, अच्छा अच्छा लग रहा है बच्चों को तो करना है, अच्छे से बच्चों की फ्यूचर के लिए करना है। आई हैव टू मेक सम ब्राइट टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स को पढ़ाना इज अ बिग थिंग एंड बहुत अच्छा लगता है, आप करिए, ठीक है। कल को आप भी टीचर बनेंगे, आपके बच्चे आपको फीडबैक देंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल वैसे ही मुझे भी लगता है। एंड स्टे कनेक्टेड, तो छोड़ के नहीं जाना, बीएड हो जाएगी तब भी अनसब्सक्राइब नहीं करना, विल स्टे कनेक्टेड, डिस्कस करेंगे फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एंड आपके कोई भी सजेशंस हैं, कुछ भी है, आप कमेंट करके कभी भी बता सकते हैं। सो टेक केयर, बाय एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।